नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। हमारी अभी तक 16वीं क्लास हो चुकी है। आज क्लास 17वीं है और आज हम जो है हमने 16वीं क्लास में क्या पढ़ा है, हमने सेक्स रेशियो पढ़ा, जिसमें हमने ये बात की कि सेक्स रेशियो कैसे सामाजिक नैतिकता तय करता है। ठीक है। हम सेक्स रेशियो को देख के, लिंगानुपात को देख के किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी जिले का लिंगानुपात का उस तरह उसमें किस तरीके की सोसाइटी होगी, किस तरीके के मूल्य होंगे, किस तरीके के वहाँ का कल्चर होगा, हम या लॉ कानून व्यवस्था किस तरीके से होगी, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। आज क्लास 17वीं है और आज की क्लास का एजेंडा ये है कि आज हम सोसाइटल होमोजीनस पॉपुलेशन, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन और इकोनॉमिक फैक्टर, जो 3 कंपोनेंट है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इनका क्या रोल होता है सोसाइटल एथिक्स में। अगर जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर मजबूत है, जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर मजबूत है, जहाँ पे टर्सरी सेक्टर मजबूत है, तो वहाँ की जो सोसाइटी होगी वहाँ किस तरीके के वैल्यूज़ को महत्व देंगे, किस तरीके की नैतिकता वहाँ पे होगी, आज हम यही देखेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनस पॉपुलेशन। ठीक है। पहले होमोजीनस पॉपुलेशन मतलब कि एक रूप जनसंख्या, या आप कहें कि समरूप जनसंख्या। अब सवाल है कि एक रूप जनसंख्या या समरूप जनसंख्या क्या होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी समाज में ज़्यादातर लोग एक जैसे होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि एक जैसे होने का क्या मतलब है, मतलब ये कि एक ही भाषा बोलते हो, एक ही जाति या धर्म के हो, एक जैसी संस्कृति हो, रहन सहन खान पान उनका सब एक जैसा हो, तो उसे हम होमोजीनस पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। कि ये समरूप जनसंख्या है, इनका धर्म एक है, इनकी जाति एक है, इनकी संस्कृति एक, इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनकी भाषा लगभग सेम है। तो ठीक है। तब सवाल ये है कि होमोजीनस पॉपुलेशन जो है सोसाइटल एथिक्स बनाने में कैसे कैसे बनाती है, मतलब क्या रोल प्ले करती है, ये किस तरीके के सोसाइटल एथिक्स होंगे यहाँ पे, सोसाइटल सामाजिक नैतिकता यहाँ पे कैसी होगी। तो यहाँ पे पहला ये है कि यहाँ पर जो है आसान और स्पष्ट नैतिक नियम होंगे। सवाल आएगा क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक जैसे हैं लोग, तो ज़्यादा एक टकराहट नहीं होगी, नॉर्मली सब एक जैसे हैं, तो फिर नियम स्पष्ट होंगे, आसान होगा। क्यों? क्योंकि लोग उनके जीवन जीने की जो परंपराएं हैं लगभग एक जैसी मिलती जुलती हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ये है कि विवाद और टकराव थोड़ा से कम होंगे। धर्म या संस्कृति या भाषा एक है, संस्कृति या धार्मिक संघर्ष कम है, शांतिपूर्ण और भावना उनकी मजबूत होगी। जब एक जैसे लोग हैं तो फिर क्योंकि उनके इंटरेस्ट मिल रहे हैं, मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो अगर क्रिश्चियन मान लीजिए एक बाउंड्री में रह रहे हैं, वो अपने में अपना जीवन यापन सब कर रहे हैं, तो उनके जो इंटरेस्ट है वो एक जैसे होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट कम दिखने को मिलता है। और हिंदू हैं तो हिंदू में कॉन्फ्लिक्ट आपको तो कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब होमोजीनस पॉपुलेशन एक जगह होती है तो संघर्ष कम होते हैं, शांति से जीवन चलता है। ठीक है। परंपराओं का पालन होता है। जैसे होमोजीनस होता क्या है कि होमोजीनस समाजों में लोग पुराने नैतिक और पारंपरिक नियमों को ज़्यादा महत्व देते हैं। समझ में आया? होमोजीनस समाज, जो समरूप समाज है, वो पुराने नैतिक नियम, पारंपरिक नियमों को ज़्यादा महत्व देते हैं। शादी ब्याह जो है, संस्कार है, खान पान है, पहनावा है, सब में एक रूपता रहती है इनमें। अब इसमें आप ढूंढ रहे होंगे कि सोसाइटल एथिक्स का है। मैंने बात की ना, शांतिपूर्ण, भावना मजबूत रहती है, विवाद कम होते हैं, टकराहट कम होती है, नैतिक नियम स्पष्ट होते हैं, आसान होती है, परंपराओं का पालन करते हैं। यही इनका एथिक्स है, यही इनका सोसाइटल एथिक्स है। ठीक है। होमोजीनस सोसाइटीज़ या होमोजीनस पॉपुलेशन का यही सोसाइटल एथिक्स होगा, जो समरूप समाज होगा। उदाहरण के लिए एक जापान रियल लाइफ एग्जांपल है ये, कि जापान का एक एग्जांपल के लिए हम किसे होमोजीनस कह सकते हैं, कोई कंट्री होगी या कोई राज्य हो सकता है। तो यहाँ पे जापान जो है एक होमोजीनस समाज है। ठीक है। वहाँ के
लोग ज़्यादातर एक ही जाति, भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जापान के लोग जैपनीज़ हैं। तो नतीजा क्या निकलता है जब एक ही तरीके के हैं तो होमोजीनस समाज में लोग जल्दी एकजुट हो जाते हैं। मतलब उनकी एकता जो है, एकता वाली भावना जो है बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनके यहाँ टकराहट नहीं होती होगी, होती है, हल्की होती है, बहुत ही इंटेंस नहीं होती है। कि कभी कभी बदलाव या नयापन अपने आप में कठिनाई हो सकती है, लेकिन क्योंकि सभी पुराने तरीकों से ही जुड़े रहते हैं, कठिनाई हो सकती है क्योंकि सभी पुराने तरीके से जुड़े होते हैं। लेकिन ये कहना कि बहुत मास लेवल पे बवाल मच जाएगा या फिर उनके साथ वो उटपटांग हरकतें करेंगे, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको होते हुए। वो तभी मिलेगा जब देखेंगे कि एक कम्युनिटी अलग है, दूसरी कम्युनिटी अलग कम्युनिटी की है, तब वहाँ पे देखेंगे कि टाइज होगा, एक दूसरे से भिड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया होमोजेनस सोसाइटी के सोसाइटल एथिक्स कैसे होंगे, समझ में आया। हमने जापान का उदाहरण लिया कि जापान एक होमोजेनस सोसाइटी है, वहाँ पे उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति सब एक जैसी है। समझ में आया। तो इनमें एकजुटता की भावना जो है प्रबल रहती है। इनका वहाँ पे आप देखेंगे कि उनमें एकता की भावना ज़बरदस्त होगी। अब दूसरा है हेट्रोजीनस सोसाइटी या हेट्रोजीनस पॉपुलेशन। अब हम पढ़ रहे हैं ये हेट्रोजीनस पॉपुलेशन क्या होती है। ये होमोजीनस पॉपुलेशन से जस्ट विपरीत होती है। जहाँ पे समरूप है, यहाँ पे विविधता होगी कि सोसाइटी में जो भिन्न, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग होंगे, बहुत सारे धर्म के लोग होंगे, बहुत सी जातियाँ होंगी, बहुत सी संस्कृति होगी, बहुत सी जीवन शैली होती है। ठीक है, सबका अपना अपना जीवन शैली है जीवन जीने का। तो इसमें उदाहरण में आ जाएगा भारत और अमेरिका। आप देखेंगे भारत एक विविधता प्रधान देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और बहुत सारे जो है, आप नॉर्थ में हिंदी जाएंगे, साउथ में आपको कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषाएं सुनने को मिलेंगी। पूर्वी तट में आएंगे तो उड़िया मिलेगा, असमिया मिल जाएगा, बोडो, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पश्चिम में जाएंगे गुजरात, मराठी, राजस्थानी, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, और बहुत सारी जातियाँ हैं। ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। ठीक है, सभी जातियों, सभी जितने धर्म के लोग, उनके जीवन शैली, रहने खाने का तरीका अलग है। यही है हेट्रोजीनस पॉपुलेशन। ठीक है, जहाँ पे विविधता बहुत है धर्म, जातियों की, कल्चर्स की। अब हेट्रोजीनस पॉपुलेशन में का सोसाइटल एथिक्स में क्या रोल है। ठीक है, जहाँ हेट्रोजीनस पॉपुलेशन या सोसाइटी होती है, जहाँ पे इस तरह की कंट्री होती है, तो वहाँ पे जो है इंक्लूसिव एथिक्स आता है। कैसा? समावेशी नैतिकता पनपती है वहाँ पे। ये इसका मतलब ये होता है कि सबको साथ लेकर चलना। ठीक है, और जैसे सर्वधर्म समभाव को महत्व दिया जाता है कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान कीजिए। भाषाई विविधता को, जो आपको जो भाषाई डाइवर्सिटी है, आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसका सम्मान करिए। समान अवसर देता है। ठीक है, हमारे देश का, भारत देश का उदाहरण लिया गया है, तो भारत देश के उदाहरण में आप देखें कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है समानता का अधिकार। तो ये क्या दर्शाता है? समानता का अधिकार, क्योंकि हेट्रोजीनस सोसाइटी में समानता को महत्व दिया जाता है, भाषाई विविधता का सम्मान किया जाता है, अल्पसंख्यकों का सम्मान किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सभी धर्मों को साथ में लेके चला जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखा है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, सेकुलरिज्म है हमारे यहाँ। तो हेट्रोजीनस पॉपुलेशन में इस तरीके की चीज़ें आएंगी, ये नैतिकता होगी वहाँ की। हमारा जो देश है वो हेट्रोजीनस है, ये आप याद रखिएगा, इंडिया। और इंडिया को में जब भी आप कोई एथिक्स इंक्लूड करना होगा, तो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है, उसको याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, सबकी गरिमा, अखंडता, ये सारी चीज़ें सबको मेंटेन किया जा रहा है। तो वो सारी नैतिकता हमारे यहाँ दिखती है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारा जो एथिक्स है हेट्रोजीनस सोसाइटीज़ का, वो समावेशी है, सबको साथ लेके चल रहा है। दूसरा है कि सहिष्णुता और सहअस्तित्व में विश्वास करेगा हेट्रोजीनस सोसाइटीज़। ठीक है, टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता ज़्यादा होगी, एक दूसरे के बीच जो है आपसी समझ ज़्यादा होंगे, बढ़ेंगे, और
ये एथिक्स होंगे वहाँ पे, ये सोसाइटल एथिक्स होंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सभी लोग जो संविधान को हमने अधिनियमित आत्मर्पित किया है, वो कैसे किया है? आपसी समझ से, एक दूसरे के सभी लोगों ने साइन किया था। ठीक है, यहाँ पे जो चुनाव होते हैं ये आपसी समझ है कि हाँ हमारा एक प्रतिनिधि जो है पार्लियामेंट में जाएगा, हमारे पास एक वोट का अधिकार है, सभी एक वोट दे के हम अपने प्रतिनिधि को पार्लियामेंट भेजेंगे। ये क्या है? आपसी समझ है। बहस और विकास मतलब वाद विवाद परिचर्चा होती है यहाँ पे हेट्रोजीनियस सोसाइटी में ज़्यादा। तो होता क्या है, नए विचार, नए नज़रिया, नए अप्रोच, दृष्टिकोण जो है डेवलप करते हैं। इनोवेशन होता है यहाँ पे, नए नए चीज़ें, आपको खान पान का नया तरीका मिल जाएगा, आपको पहनावे का नया तरीका देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके का वाद विवाद होगी तो नई विचारधारा, नए दर्शन मिलते हैं हमें। समझ में आ गया? तो यहाँ पे संघर्ष की भावना जो है होती है, लेकिन कभी कभी हो जाती है। जैसे कि कभी कभी विवाद या सामाजिक तनाव हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, बहुत डाइवर्सिटी है। तो आपको ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती होंगी कि नॉर्थ ईस्ट में मैती है ना, दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत, हिंदी बनाम जो है इंग्लिश, इस तरीके की भाषा, हिंदी बनाम मराठी, मराठी या हिंदी, ये भी हुआ था विवाद कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलने का पड़ेगा, ऐसा बोल रहे थे। ऐसे वीडियो बहुत सारे वायरल हुए थे। तो कभी कभी ऐसे विवाद देखने को भी मिलते हैं, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे जितने भी इंक्लूसिवनेस है, सर्वधर्म समभाव है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का सम्मान करना, ये सब हमारे सोसाइटल एथिक्स होते हैं हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ में। ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, संविधान के आर्टिकल याद रखिएगा, प्रीएम्बल याद रखिएगा, आपका जो मन में कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएंगे कि हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ हमारे जो न्यूज़ में दिखाया जाता है वैसी नहीं होती। तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध जैन सभी धर्मों के सभी लोग रहते हैं साथ में। तो धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस, विविधता का सम्मान करना, समान नागरिक जो है अधिकार, यहाँ पे इक्वल राइट्स है सबको, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ में है। ऐसा नहीं है कि होमोजीनियस सोसाइटीज़ में नहीं है, लेकिन होमोजीनियस सोसाइटी में जो है ये इस तरीके के जो नए नए विचार है, ये इसकी संभावना कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो समरूप समाज है, ज़्यादातर एक ही चीज़ देख रहा है। हिंदू है तो हिंदू है, मुस्लिम है तो मुस्लिम है, सिख है तो सिख है, ईसाई है तो ईसाई है, पूरी कम्युनिटी एक जैसी है। तो इनोवेशन की चांस जो है थोड़ा सा कम दिखते हैं वहाँ पे। इनोवेशन वहीं ज़्यादा देखने को मिलेंगे जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको हर तरीके के नए विचार मिलेंगे। आपको अगर अपने खाने से बोर हो चुके हैं, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में दाल चावल खूब खा रहे हैं, आप बोर हो गए, तो फिर आप चले जाएंगे पश्चिम बंगाल, तो आपको मछली चावल मिल जाएगी, वहाँ के उनके कल्चर का पार्ट है। असम चले जाएंगे, फिर वहाँ से भी बोर हो गए कि यार बहुत हो गया, तो गुजरात चले जाएंगे, तो फिर ढोकड़ा फाफड़ा खाएंगे वहाँ पे, फाफड़ा जलेबी। वहाँ से बोर हो गए तो फिर चलिए राजस्थान चल लेते हैं, वहाँ पे दाल बाटी चूरमा खाइए। ठीक है, वहाँ से भी बोर हो गए तो फिर दक्षिण भारत आइए, आपको केले के पत्ते पे रख के खाना खिलाया जाएगा। तो डाइवर्स, इडली डोसा खाइए फिर वहाँ बैठ के। तो डाइवर्सिटी बहुत है। ये खूबसूरती है हमारे देश की कि हमें इतना डाइवर्स कंट्री मिला हुआ है, जहाँ पे हर तरीके का खान पान, बोली जहाँ है, तो फ़ायदा होता है हमें। तो इसके आउटकम क्या है कि यहाँ पे टॉलरेंस, समानता, संवाद पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जैसे बड़े बड़े नैतिक मूल्य जन्म लेते हैं हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ में। समझ में आ गया कि हेट्रोजीनियस सोसाइटी और ये होमोजीनियस सोसाइटी या होमोजीनियस पॉपुलेशन या हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में किस तरीके से सोसाइटल एथिक्स बन रहे हैं। समझ में आया? ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? बेसिकली मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, देखिए मैं टूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी टीचर जो है आपको पढ़ाएगा नहीं, ढंग का जो टीचर होगा वो आपको पढ़ाएगा नहीं, वो आपको टूल्स देगा। वो आपको टूल्स देगा ताकि आप, अगर क्लास ख़त्म भी हो जाती है तो आप अपने तरीके से, आप किसी पे डिपेंडेंट न रहें और अपने तरीके से उसको पढ़ लें। तो ये जितने भी आपको फंडामेंटल
चीज़ें दी जा रही हैं, जैसे हेट्रोजीनस टॉपिक दे दिया पॉपुलेशन और होमोजीनस पॉपुलेशन टॉपिक दे दिया, इसका सोसाइटल एथिक्स में क्या रोल है, आपके दिमाग में क्लियर तो हो रहा होगा कि यार इस तरीके से पढ़ेंगे तो दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, भारत को समझने में आसानी होगी। भारत ही क्या, इसको जो है आप सारे कंट्रीज़ को समझने में ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल्स हैं, एक तरीके से एक टूल किट दिया जा रहा है आपको पूरा पूरा, कि आप जो समझते रहें, ताकि किसी टीचर पे डिपेंड न रहें कि एक टीचर से पढ़ लिया तो फिर हम भरोसे पर बैठ गए कि यार हम इसी टीचर से अब और पढ़ेंगे। नहीं, आप खुद अपने आप में एनालिसिस करने की क्षमता आपको दे दी जा रही है। कोई मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ बस केवल। जितने भी अभी चीज़ें टॉपिक्स दिए पढ़े गए हमने पिछले, ये सारे के सारे टूल्स हैं एक तरीके से। हम ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो सेक्स रेशियो के बारे में बात हो रही है, उन्होंने सेक्स रेशियो को एक्सप्लेन किया, डायमेंशन दिखा दी कि ऐसे ऐसे आप जा सकते हैं। अब इसमें और भी डायमेंशन है जो अपने तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ केवल। अब हमने पढ़ लिया कि हमने बात की होमोजीनस पॉपुलेशन, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन का सोसाइटल एथिक्स में क्या रोल होता है। ठीक है, किस तरीके से सोसाइटल एथिक्स डेवलप करते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, इसका क्या रोल है सामाजिक नैतिकता बनाने में, इसका क्या रोल है सामाजिक नैतिकता में। ठीक है, आई रिपीट, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ने जा रहे हैं। ये पहले तो यही पढ़ लेंगे कि क्या होगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि इसका मतलब यह है कि औसतन लोग कितने साल जीते हैं। ठीक है, किसी देश या समाज में जन्म लेने वाले व्यक्ति की औसतन कितनी उम्र तक जीने की उम्मीद होती है। जैसे अगर किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है तो वहाँ के लोग औसतन 70 साल जिएंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारा देश है, एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर हम ले लेते हैं समझने के लिए कि कम से कम मान लीजिए 100 लोग मर गए। ठीक है, उन 100 लोगों में किसी की उम्र होगी 80 साल, किसी की उम्र होगी 90 साल, किसी की उम्र हो सकती है 60 साल, किसी की उम्र हो सकती है 45 साल मरने वालों की। ठीक है, किसी की हो सकती है 79 88 इस तरीके की हो। तो जब हम इन सभी का जोड़ के इन सबों के इन जितने भी 100 लोग थे इनके एज को जोड़ेंगे, फिर उनके उनके एज को 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आएगा नंबर उसे हम औसत बोलते हैं। ठीक है, औसत निकालने का फॉर्मूला आपको पता है गणित कैसे होता है। 100 है तो 100 नीचे चला जाएगा और 100 लोगों का जितने उम्र है उनको ऐड करके आप डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि सबकी उम्र एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, तो हमने सबको जोड़ा 100 से डिवाइड कर दिया तो एक औसत उम्र आ गई। ठीक है, यही है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो हमने तो एक साल का अनुमान लिया, लेकिन ये पूरे लाइफ साइकिल का हम चेक करते हैं कि एक देश की जीवन प्रत्याशा क्या है। तो हम अनुमान लगाते हैं कि कौन से लोग कितने साल तक जी रहे हैं। एक बिग डेटा होता है, वो नंबर आंकड़े बड़े लोग जो बड़ी संस्थाएं होती हैं वो अनुमान लगाती हैं उसी तरीके से। मैंने यहाँ पे बस आसान भाषा में ये बता दिया कि कैसे एवरेज निकाला जाता है एज का। फिर उसको हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। मान लीजिए 75 आ गया, ठीक है, 100 लोगों को डिवाइड किया 100 से, उनके एज को जोड़ के तो आया 75 साल। इसका मतलब ये है कि उस देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वो 75 साल है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 75 साल लोग जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। ठीक है, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इसका रोल क्या है सामाजिक नैतिकता में, क्या? ठीक है, पहला ये है कि लंबी उम्र तो भविष्य की सोच, मतलब जहाँ लोग ज़्यादा जीते हैं वहाँ का समाज जो है दीर्घकालिक नैतिक सोच को अपनाता है। ठीक है, ज़्यादा जिएंगे, अगर बहुत ज़्यादा नैतिक है तो नैतिकता उनकी आगे तक चलेगी। ठीक, दीर्घकालिक नैतिक सोच को अपनाते हैं। जैसे दीर्घकालिक नैतिक सोच को अपनाते हैं का क्या मतलब है? यहाँ पर्यावरण की रक्षा करना। आप अपने टाइम पे पर्यावरण की रक्षा करेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी पर्यावरण की रक्षा करेंगी, फिर आने वाली पीढ़ियाँ भी पर्यावरण की रक्षा करेंगी। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने एज में रहेंगे कि हम भी पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अगली पीढ़ी नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ पे जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होती है तो वहाँ पे दीर्घकालिक नैतिक मूल्य को अपनाया जाता है। समझ में आया?
उस तरीके के मोरल वैल्यूज़ वहाँ डेवलप करते हैं, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, शिक्षा में निवेश, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखना। हम जो संसाधन इस्तेमाल कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, वो आज सुनते होंगे वर्ड्स ना आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो मतलब संसाधन हम भी इस्तेमाल कर लें और आने वाली पीढ़ियां भी उसके लिए न तरसे, उनके लिए भी बचाएंगे हम। तो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब अधिक होती है। ठीक है। बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल। ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले समाजों में जिनकी जीवन प्रत्याशा अधिक है, जो लंबे टाइम तक जीते हैं, वहाँ पे समाजों में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बुजुर्ग ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। इससे नैतिकता में बुजुर्गों की सेवा करना, देखभाल करना और अनुभव का आदर करना, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो उनके पास अनुभव है, अच्छे अच्छे अनुभव है, उनका जो है आदर करने की परंपरा बनती है। मतलब सर्विस, देखभाल और उनके एक्सपीरियंस की वो सम्मान करते हैं। जैसे जापान में क्या होता है, बुजुर्गों का बहुत सम्मान होता है, क्योंकि बुजुर्ग वाला देश से ज़्यादा बुजुर्ग रहते हैं वहाँ पर, उनकी जीवन प्रत्याशा अधिक है। बुजुर्गों का सम्मान एक वहाँ का जो एथिक्स है ना, गहरी नैतिकता या एकदम इंटेंस एथिक्स उनका, कि बुजुर्गों का सम्मान करना है, तो वहाँ देखने को मिलता है। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं की नैतिक जिम्मेदारी बढ़ती है। सरकार और समाज पर स्वास्थ्य सेवाएं, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा देने की नैतिक जिम्मेदारी बढ़ती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा जिएंगे, तो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल सर्विसेज, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार और समाज पर ज़्यादा होगी। वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन चीज़ों में निवेश करेंगे ताकि जो बुजुर्ग है उन पे फोकस करें। तो इसमें एथिक्स जो है, समानता, कल्याण, मानव गरिमा जैसे मूल्य जुड़ते हैं। ठीक है, हम आगे इक्वालिटी, कल्याण और मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी, इस पे ज़्यादा फोकस होगा। तो समझ में आया कि जीवन प्रत्याशा जब ज़्यादा होगी तो कि कौन से सोसाइटल एथिक्स ज़्यादा बनेंगे। ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि बुजुर्ग ज़्यादा है तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप उनकी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे, ये नहीं कि आप उनको धुतकार देंगे पूरी तरीके से। समझ में आया। चौथा है जहाँ पे कम जीवन प्रत्याशा। अभी हमने देख रहे थे कि जीवन प्रत्याशा जहाँ ज़्यादा है वहाँ क्या होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि जीवन प्रत्याशा जो है जहाँ कम है उस समाजों में क्या होता है। जीवन छोटा होता है तो वर्तमान पर ज़्यादा फोकस देते हैं। मतलब जहाँ पे जीवन कम होता है, मान लीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ 45 है, 45 साल तक ही जी रहे, तो क्या होगा, वो वर्तमान में जिएंगे, भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे ज़्यादा, वो वर्तमान पे फोकस करेंगे कि यहाँ की सोसाइटल एथिक्स क्या होगी, तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगी, जैसे रोजगार, सुरक्षा। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस होगा उनका, बहुत ज़्यादा फोकस होगा कि हमको थोड़ा रोज़गार मिल जाएगा, कि 45 साल ही जीवन है, 20 21 या 18 साल उम्र में नौकरी मिल जाए, हम अपना ढंग से खा पी के जीवन व्यतीत कर सके, जो 15-20 साल मिले हुए हैं। ठीक है, इन अपना आनंद ले सके, तो वो तत्कालिक चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे जो नैतिकता क्या मिलेगी, सहनशीलता, सहयोग और संकट से निपटने की भावना गहरी होगी। 45 साल की जीवन प्रत्याशा होने का मतलब अपने आप में तो संकट ही है ना, कि जब पैदा हुए, बड़े होने में आपको कम से कम 18 साल तक आते आते आप थोड़ा सा दिमाग आपका मैच्योर होता है। उसके बाद बचता कितना है आपके पास, 20-25 साल, उतने में आपको जॉब भी, पढ़ाई भी पूरी करनी है, जॉब भी लेना है, फिर इसका ज़्यादा जीवन नहीं बचता। तो नैतिक सहनशीलता और जो है सहयोग और संकट से निपटने की भावना यहाँ पे ज़्यादा गहरी होती है। यही इनका यहाँ पे एथिकल एंगल है। ठीक है, अब जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है उसका एग्जांपल है जापान। यहाँ पे 84 साल से ज़्यादा लोग जीते हैं। ठीक है, लंबी उम्र होती है तो नियम, अनुशासन, स्वास्थ्य और बुजुर्गों का सम्मान ज़्यादा देखने को मिलता है। समूह का हित पहले जैसी वाली भावना जो है प्रबल होती है यहाँ पे, कलेक्टिविज्म, समूह की भावना, ग्रुपिंग। जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, जैसे अफ्रीका के कुछ देश हैं 60 साल से कम जीते हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे की मदद करना, साझा संसाधनों का उपयोग करना, प्राकृतिक आपदा से लड़ने पर आधारित होती है।
वो नेचुरल क्लाइमिटीज से लड़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को बांट कर ज़्यादा शेयरिंग इज केयरिंग वाला फोकस करते हैं कि हम एक हैं तो सेफ है जैसा वाला मामला है, ठीक है। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे एक दूसरे की मदद करके। जहाँ पे ज़्यादा समय लगना है अकेले इंडिविजुअल होकर, अगर हम साथ में रहेंगे तो कम समय लगेगा और हमारे लिए फ़ायदा होगा। अगर कोई संकट आता है तो हम उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कम होना, ज़्यादा होना से सोसाइटल एथिक्स किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। दोनों में ही नैतिक ही रहेंगे। जहाँ पे उम्र ज़्यादा है वहाँ पे आपको नैतिकता अच्छी ज़्यादा देखने को, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जापान में एग्जांपल के लिए, जहाँ पे जीवन प्रत्याशा कम है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे सर्वाइवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। सर्वाइवल जैसे एथिक्स वहाँ पे ज़्यादा डेवलप करेंगे। साझा संसाधनों का एक दूसरे से बांट सहयोग वाली भावना ज़्यादा दिखेगी। आप मान लीजिए एक रोटी है तो उसके 4 टुकड़े करके सबको खिलाया जाएगा। ये नहीं होगा कि अकेले ही खा लेंगे सारे। समझ में आ गया? अभी हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लिया, उसका कम ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने होमोजीनस सोसाइटी पॉपुलेशन पढ़ा, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि रिसोर्स ज़्यादा या कम हो तो समाज की नैतिकता और जीवन प्रत्याशा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। रिसोर्सेज, संसाधन अगर ज़्यादा है तो उसका सोसाइटल एथिक्स और आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। रिसोर्स कम है तब क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इससे लिंक करके अब समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जब रिसोर्स ज़्यादा हो, इसका संबंध लाइफ एक्सपेक्टेंसी और रिसोर्स ज़्यादा हो, तो ये अब जो मैं लाइन सर्कल को बार बार घुमा रहा हूँ मैं, ये इस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। केस 1 लेते हैं। मान लीजिए कि जब संसाधन जो है अधिक हो, ये वाला केस ले लेते हैं, एक रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का खान पान अच्छा होगा, साफ़ सफाई काफ़ी होगी। तो इससे होगा क्या, जब हमारे पास खान पान है, साफ़ सफाई अच्छी है, जो है हमारे पास संसाधन ज़्यादा है, हमारे पास दवाइयाँ हैं, तो क्या होगा, इससे आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट लिंक समझ में है। जिसके पास रिसोर्स ज़्यादा है उसकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि उस रिसोर्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे से। सोसाइटल एथिक्स क्या निकलेगा इसमें कि समान जो है स्वास्थ्य सुविधाओं, समान स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा क्योंकि संसाधन बहुत है। बुजुर्गों की देखभाल करेंगे, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देंगे। जो खाने पीने भूखमरी से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके पास रिसोर्स ज़्यादा है, अब वो खाने पीने से ऊपर उठ चुके हैं, वो स्वास्थ्य पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन शेक, बॉडी बनाओ, स्वस्थ रहो, फिट रहो, इस तरीके की आवाज़ें सुनाई देने को मिलेंगी आपको। तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे की जो है उनके पास रिसोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो खाने पीने से चीज़ें से ऊपर उठ के अब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। मतलब अब वो मेल न्यूट्रिशन से निकल के क्वालिटी फूड खा रहे हैं जो न्यूट्रिशन से युक्त है पूरा, ठीक है। तो वो बात करेंगे बॉडी बनाने की, वो बात करेंगे आपको मल्टीविटामिन्स की, इस तरीके की आवाज़ कानों में गूंजेंगी। तो आप समझिए कि वो समृद्ध लोग हैं, ठीक है। भावी पीढ़ी के लिए जो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे वो, क्योंकि अब उनके पास समृद्धि बहुत ज़्यादा है, तो अब खुद इस्तेमाल तो कर ले रहे हैं और बच भी रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि भावी पीढ़ी, आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए कौन सी कंट्री है, स्वीडन, नॉर्वे, जापान जैसे देशों में संसाधन जो है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के जो एथिक्स क्या बने हैं कि लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा को लेकर उनकी एक गहरी नैतिकता है। इसमें समझ में आ गया कि रिसोर्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, और वहाँ पे जो गहरे नैतिक विचार भी जन्म लेंगे। यही है ना कि जब पेट भरा होता है तो दर्शन फूटता है, बस ऐसा ही मामला है, समझ लीजिए कि जब पेट खाली होगा तो ये जैसे बड़े बड़े दर्शन नहीं आएंगे कि मल्टीविटामिन खाओ, प्रोटीन शेक पियो, वो ये सब नहीं होगा। वो पहले अपनी भूख को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ना कि वो न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि बोले पेट भरे रहे, जिंदा रहे। अब दूसरा केस लेते हैं कि जब रिसोर्सेस कम हो, ये हमने देखा, हमने रिसोर्स ज़्यादा थे तब किस तरह की नैतिकता फूट रही थी,
अब हम ये देख रहे हैं कि जब रिसोर्स कम है तब किस तरीके की स्थिति बनती है। लाइफ यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे रिसोर्स कम है वहाँ पे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कम होती है। ठीक है, कम स्वास्थ्य सेवाएं होती है, कुपोषण होता है, साफ पानी की कमी देखने को मिलता है, मतलब औसतन उम्र कम होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे कम होती है। तो यहाँ पे किस तरीके के सोसाइटल एथिक्स दिखाई देंगे आपको। संघर्ष झेलने की भावना इनकी ज़्यादा, मतलब संघर्ष झेलने की शक्ति होती है इनके अंदर। संघर्ष सर्वाइवल करते 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 वो इम्यून हो गया है कि हम सर्वाइवल ही कर रहे हैं, तो इससे इससे जो है इनकी भावना संघर्ष करने के लिए इम्यूनिटी इनकी बढ़ गई है, संघर्ष झेल सकते हैं। संतान अधिक होती है, ताकि संतान अधिक फोकस करते हैं कि थोड़ा बच्चे ज़्यादा हो, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो बुढ़ापे में जो है हमको सहारा मिल जाएगा, इसलिए बच्चे ज़्यादा करते हैं। ये संतान अधिक होती है ताकि बुढ़ापे में सहारा बन सके, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का मतलब है कि मान लीजिए आपने 4 बच्चे 5 बच्चे किए, और जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, जहाँ पे रिसोर्स कम है, तो आप हो सकता है कि जो चाइल्ड बर्थ है वो जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी मर जाते होंगे। 4 हुए तो एक ही बचा, इसीलिए बच्चे ज़्यादा करते हैं, ताकि अगर 4-5 करते हैं और उसमें से कम 2 बच जाते हैं तो इनके बुढ़ापे का सहारा बन जाएंगे, ये मान के चलते हैं। अब भारत में देखिए सन 2000 से पहले के जो घटनाएं थी, 1990 से पहले या 2000 के बीच से पहले के जितने भी आप बच्चे देखेंगे ना, वो सब लोग 4 बच्चे करते थे, 4-5 बच्चे क्यों करते थे, क्योंकि बच्चे जन्म लेते थे ना तो उसमें से कम 2-3 मर जाते थे, इसीलिए उस समय फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा थी, और जो बच्चों के मृत्यु का कारण था ना मरने का, वो भी संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए 4 करते थे। अब दवाइयाँ आ गई, वैक्सीन्स आ गए इतने ज़्यादा, तो फर्टिलिटी रेट तो कम करा ही गया, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, फर्टिलिटी रेट 2.1 पर लाने की कोशिश किया गया और 2 बच्चे पे फोकस किया गया। ठीक है, तो सोसाइटल एथिक्स समझ में आया कि जहाँ पे रिसोर्स कम होंगे वहाँ पे क्या किस तरीके होगा, संघर्ष झेलने की भावना होगी, संतान अधिक होंगे ताकि हमको बुढ़ापे में सहारा बन सके। ठीक है, उदाहरण के लिए सब सहारन अफ्रीका का जो एरिया है वहाँ, या भारत के कुछ पिछड़े इलाकों में संसाधनों की कमी है, तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है। वहाँ समाज में जो है सहयोग, पारिवारिक मदद और सामूहिक नैतिकता को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होंगी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, जहाँ पे खतरा ज़्यादा है, सर्वाइवल ज़्यादा है, वहाँ पे आपको एकजुटता की भावना ज़्यादा देखने को मिलेगी। ट्राइबल एरिया में जाइए, ट्राइबल एरिया में क्या होता है, वहाँ पे एकता की भावना प्रबल रहती है ट्राइबल्स में, कि अगर हम एक नहीं रहेंगे तो बाहरी आके हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, हमारे संसाधनों को खा जाएंगे क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है। आज मैं तो इन पे ज़्यादा फोकस होगा उनका। अब एक तुलना कर लेते हैं एक झटके में, मान लीजिए विकसित देश है तो वहाँ पे संसाधन मान लीजिए अधिक है, वहाँ पे जीवन तो क्या होगा, वहाँ पे जीवन प्रत्याशा अधिक होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, 75 से 80 साल जिएंगे। वहाँ पे सोसाइटल क्या जन्म लेगा, समानता, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, इस तरीके के। जो विकासशील देश है वो वहाँ पे संसाधन मीडियम है, ज़्यादा नहीं है न बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे औसतन उम्र क्या होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से 70 साल। और जो है सोसाइटल एथिक्स जन्म लेंगे, सामंजस्य, साझा जिम्मेदारी और शिक्षा बढ़ाने पे जोर रहेगा। और जो गरीब और संघर्षशील क्षेत्र हैं या देश हैं तो वहाँ पे संसाधन बहुत कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से 60 के बीच में है, तो जीवित रहने की को प्राथमिकता दिया जाता है। सहयोग और आपस में जो झगड़े होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। संसाधन कम है, एक रोटी के लिए 100 लोग लड़ जाएं तो क्या होगा, संघर्ष ज़्यादा होंगे। तो ये समराइज़ करता हूँ तो जब संसाधन अधिक होते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और समाज की नैतिकता में लंबी सोच और जिम्मेदारी और देखभाल जैसे मूल्य आते हैं। और जब संसाधन कम होते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटती है और समाज की नैतिकता सहयोग, सामूहिक संघर्ष और तात्कालिक ज़रूरतों पर केंद्रित हो जाती है। समझ में आया कि जब संसाधन ज़्यादा हो तब क्या होता है, जब संसाधन कम हो तब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो तब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो तब किस तरीके के सोसाइटल एथिक्स बन रहे हैं। होमोजीनस सोसाइटी होगी तो क्या होगा, हेट्रोजीनस सोसाइटी होगी तब क्या होगा। अब हम ये इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है कैसे तय करते हैं सोसाइटल एथिक्स। जैसे
सो इकोनॉमिक फैक्टर में मान लीजिए जिन लोगों की इनकम, ठीक है, मान लीजिए लोगों की इनकम ज़्यादा है तो आर्थिक मजबूती है, उनके पास अच्छी नौकरी है, गरीबी कम है, तो किस तरीके के नैतिक मूल्य फूटेंगे अंदर से उनके, वो ईमानदारी पे जोर देंगे, क्योंकि पेट भरा हुआ है पूरी तरीके से, समृद्धि है उनके पास, तो ईमानदारी, सामाजिक सेवा, समानता को प्राथमिकता देंगे। समझ में आया? उदाहरण के लिए स्वीडन, स्वीडन में देखेंगे आप, वहाँ पे देखेंगे करप्शन इंडेक्स में उनका अच्छा मतलब वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे होते हैं, कर मतलब करप्ट नहीं होते हैं वो, बेहतर वहाँ के, वहाँ करप्शन नहीं होता है ज़्यादा। स्वीडन में लोग अमीर होते हैं, वहाँ पे टैक्स देना, दूसरों की मदद करना और भ्रष्टाचार से बचना आम नैतिकता है, उनकी आदत है, आम नैतिक आदत बन जाती है उनकी। ठीक है। जहाँ पे आर्थिक तंगी होती है, मतलब जहाँ पे इनकम कम होती है, तो वहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए मजबूरी में लोग नैतिकता तोड़ते हैं। क्या करते हैं? चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, बच्चों को काम पर भेजते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आपको चाइल्ड लेबर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब भारत का ले लीजिए, आपको ऐसे ऐसे न्यूज़ देखने को मिल ही जाते होंगे। यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इनकम लोगों की कम है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। तो क्या होता है, आपको देख सड़कों पे देखने को मिलेगा कि लोग चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इस तरीके की खबरें। आप पुलिस जो है बाएं हाथ से दाएं हाथ से पैसे दबा रही है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता लोग भी अपना पैसा दबाने की कोशिश करते हैं कि जितना भर ले, बाद में तो 5 साल बाद मिलना नहीं है, हो सकता है आ जाए, तो ये जो 5 साल तक का है इम्यून करता रहेगा हमको पैसा खर्चा करते रहेंगे। ठीक है ना? चोरी, भ्रष्टाचार, ये सब देखने को मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। पीछे का कारण समझ में आ रहा है क्या है? मेन कारण आपको टूल्स दिए जा रहे हैं ना। अब जज करने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे किसी को भी, कि जब आपको टूल्स पता हो जाते हैं पीछे के, तब आपको जज करने में जो है हाथ पैर फूलते हैं कि यार हम क्या जज करें, इसके पीछे का तो कारण ही अलग है। आप अंदाज़ा लगा लेते हैं अगर कोई ऐसा किया है तो जाहिर सी बात उसके पास संसाधन नहीं है, वो गरीब आदमी है ज़्यादा, और चोरी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अनपढ़ भी है, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हो सकता, हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो लेकिन आर्थिक तंगी जो है झेल गया, नौकरी ही नहीं मिली, तो इन सब चीज़ों को उतारू हो गया। तो समझ लीजिए, तो जिनके पास इनकम ज़्यादा है उनमें क्या सोसाइटल एथिक्स बनेंगे, जहाँ पे इनकम कम है वहाँ पे कैसे बनेंगे, हमने देखा। तो जहाँ पे रोज़गार के मौके ज़्यादा होते हैं, अब तीसरा आ रहा है कि जहाँ पे रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट का जो मौका होता है या ऑप्शन बोल सकते हैं ज़्यादा होता है, तो वहाँ मेहनत की इज्जत होती है, वहाँ नियमों का पालन होता है, वहाँ पे एजुकेशन को और आपके जो योग्यता है, प्रतिभा है, कि नैतिक उनको बढ़ावा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी, जर्मनी कंट्री है, वो आप कितने सक्सेसफुल हैं कितने नहीं है वो उस पर फोकस नहीं करता, वो देश, वो आपकी मेहनत पे फोकस करता है। आप एक कचरा पट्टी वाले हैं, आप जो है गटर साफ कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो देखते हैं कि कितने जो है डेडिकेट होके कितनी मेहनत से वो काम कर रहा है, तो मेहनत को वैल्यू देते हैं वो। आप फेल हो गए, आप पास हो गए, आप हीरो बन गए, आप जीरो बन गए, उनको कोई लेना देना नहीं है उन सब चीज़ों से। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो फंडामेंटल चीज़ को हिट करते हैं। समझ में आ गया? वो फंडामेंटल चीज़ पे हिट करते हैं कि आप मेहनती हैं कि नहीं है। आपके सारे रिजल्ट उठा के अगर बचपन से अभी तक देख देख लिया जाएंगे, तो जो तो 2 कौड़ी के दिमाग वाले होते हैं ना, 2 कौड़ी के कहने का मतलब ये कि जो ढीले दिमाग के होते हैं, वो क्या चेक करते हैं, कितना पास हुआ कितना फेल हुआ, क्या सॉरी कितना पास हुआ, फेल तो देखेंगे नहीं, फेल वाला रिजल्ट हटा देंगे, बस वो फाइनल रिजल्ट देखेंगे टोटल। अच्छा, तो आप ऐसे हैं, चलिए जाइए। लेकिन जो ढंग के देश होते हैं, जो ढंग से मूल्यांकन करते हैं, वो हर रिजल्ट में आपने कितना प्रयास किया है इस पे फोकस करते हैं। इसलिए आपको सारे जितने भी अभी तक आपने मान लीजिए कोई एग्ज़ाम भी दिया हो, उन सब के फॉर्म आपने फिलअप किए, उसको रखे रहिए, उनके एडमिट कार्ड अपने पास रखिए। तब वो सारी चीज़ें मंगवा के जो ढंग के लोग तो देखते हैं कि अच्छा आपने इतना प्रयास किया है, आपने कॉलेज किया है, आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है, करिकुलम एक्टिविटी मतलब क्लास से बाहर भी आपने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, आपने जॉब के लिए बहुत जगह ट्राई किया है, ये सारे प्रयास दिखाई देंगे। इसका मतलब ये वो आपकी पर्सनैलिटी का मूल्यांकन करेंगे कि आप जीवन भर प्रयास करते रहे हैं हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ करने की कोशिश किया उसके लिए खूब जी जान से प्रयास किया है आपने, तो वो आपका उससे मूल्यांकन कर लेते हैं कि जो है आप मेहनती आदमी हैं। समझ में आया?
से मूल्यांकन कर लिया जाता है अच्छे से। ये ढंग के लोग होते हैं, ये ढंग के देश होते हैं, ये ढंग की सोसाइटी होती है। जैसे जर्मनी है, वो क्या करती है, फंडामेंटल पे फोकस करती है, आपकी मेहनत पे फोकस करती है। वो ये नहीं देखेगी कि आपका रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, आपको मेहनत आप कितनी ज़बरदस्त तरीके से करें उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो जर्मनी जैसे देशों में अगर आप मेहनत से कम काम करते हैं तो आपको जो है समाज में सम्मान मिलता है। यही वहाँ की नैतिकता है। कितनी खूबसूरत बात है कि वो जर्मनी जो है मेहनत पे फोकस करता है और मेहनत करने वालों को खूब सम्मान देता है वो। और उन्होंने इसको अपने सोसाइटी के एथिक्स में अपना लिया है अच्छे से। और वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको ये आप महसूस भी कर पाएंगे। तो और असमानता और नैतिक तनाव होता है जहाँ पे पैसे कम होते हैं। मान लीजिए कोई देश है जहाँ पे बहुत एक अमीर वर्ग है जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, और गरीब वर्ग है जिनके पास खाने के लिए पैसे भी ढंग से नहीं है। एक टाइम खाएगा, एक टाइम उम्मीद नहीं होगी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा असमानता होता है। तो वहाँ पे किस तरीके की सोच डेवलप करेगी, गरीबों में नाराज़गी रहेगी, वो असंतोष महसूस करेंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे। अमीरों में घमंड होगा ज़्यादा, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, दूर रहेंगे उन सब चीज़ों से। क्रोनिक कैपिटलिज्म इसका उदाहरण है। समाज में जो है हक और न्याय की भावना जो है डिक्लाइन कर जाएगी। एक अमीर वर्ग है, आप लोग पढ़ते ही होंगे ना, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं इसको लेके। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो इनइक्वालिटी को ही टारगेट करके रिपोर्ट निकालती है। और हर साल यही रिपोर्ट आती है कि एक ऐसा अमीर वर्ग है जिसके पास जो है पूरे देश का लगभग आधे से अधिक संसाधन है, और एक ऐसा तबका है जिनके पास जो है पूरे देश का जो है एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही उनके पास संसाधन के रूप में है। बाकी संसाधनों पे कब्जा अमीर वर्गों का हो गया है। देखने को मिलता ही है, रोज़ रिपोर्ट आती है इस तरीके की हमेशा। तो उदाहरण के लिए भारत के कुछ शहरी इलाकों में झुग्गी और महलों के बीच का फ़र्क इसमें नैतिक असंतुलन पैदा करता है। जैसे सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए वाली सोच जो है कमज़ोर पड़ती है। इक्वल ऑप्शन, इक्वल राइट्स, ये सारी चीज़ें डिक्लाइन करती है, ये फिर कमज़ोर पड़ने लगती है। जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है ना, सारी चीज़ें वो कमज़ोर पड़ने लगती है जब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। इसीलिए सोशलिज्म को बढ़ावा देते हैं लोग, समाजवाद को बीच में लाते हैं कि नहीं, हमें जितने अमीर वर्ग हैं इनके पास संसाधन बहुत हो गया है तो आप थोड़ा सा लिक्विड इसको नीचे लोगों वाले लोगों को दीजिए आप। ठीक है, ट्रिकल डाउन पॉलिसी अपनाते हैं वो, कि ऊपर के लोग जो है नीचे वालों को थोड़ा सा दे आप। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरीके के एग्जांपल CSR देखने को मिलेगा। कॉरपोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, कि बहुत एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है, बहुत कमा रहा है, लेकिन जहाँ पे कमा रहा है वहाँ के आसपास के लोगों को कुछ दे ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो वहाँ के लोगों के बीच में आके और एक तो पॉल्यूशन फैला रहा है और इतनी सारी चीज़ें एक्टिविटी कर रहा है, खूब यहाँ के रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं दे रहा है। तो CSR लाएगा कि पहले यहाँ के लोगों को, आप जहाँ पे आप फैक्ट्री लगाओगे पहले आसपास के लोगों को नौकरी देना है, आपको CSR करना है, आपको मेडिकल सुविधाएं देनी है, आपको साफ़ सफाई मेंटेन करवाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने बड़ी फैक्ट्री लगाई और पूरा वहाँ के संसाधन के रेड़ मार के रख दिया और कुछ दिया भी नहीं उनको। समझ में आ गया? तो इस तरीके से सोसाइटल एथिक्स जान लेते हैं। जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, एक ऐसा तबका है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, एक ऐसा तबका है जिनके पास बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इस तरीके के सोसाइटल एथिक्स जन्म लेंगे। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है, इनका क्या रोल होता है सोसाइटल एथिक्स बनने में। ठीक है, ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। पहले तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं ना, वो प्राइमरी सेक्टर होते हैं। जैसे कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, ये सारी चीज़ें है प्राइमरी सेक्टर होती है। सेकेंडरी सेक्टर वो होती है जो कच्चे मालों से चीज़ें बनाती है, रॉ फॉर्म। मतलब मान लीजिए ये प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। मान लीजिए गेहूँ ले लिया तो गेहूँ से आटा बनाना है, उसको पैक करना है, पैक्ड बनाना है, तो कच्चे माल से चीज़ें बनाती है। जैसे फैक्ट्रियों में निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग। ठीक है, टर्सरी सेक्टर क्या है, वो सेवा प्रदान करती है। कैसी? शिक्षा, स्वास्थ्य वाले, बैंकों की सेवा, IT सेवा, ट्रांसपोर्ट की सेवा, ये टर्सरी सेक्टर है।
ठीक है, अब इनका जो है सोसाइटल एथिक्स से इनको जोड़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में नैतिकता क्या होगी? प्रकृति का सम्मान और साझा जीवन होगा। ये प्रकृति का सम्मान ज़्यादा करेंगे। क्यों करेंगे? या फिर यह सेक्टर जो है कृषि, जंगल, नदी और मिट्टी से जुड़ा होता है। ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे कि किसान वगैरह खेती वगैरह करते हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आप इनमें जो है ज़मीन का आदर करना। आप साउथ में जाएंगे तो जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ जाते हैं ना लोग, संसाधनों के लिए, कि आप जंगलों को तबाह मत करो, ठीक नहीं है ये। तो उनका जो है नैतिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान। सरना कोड, छत्तीसगढ़ में ये, झारखंड में ये सरना कोड का मामला उठा था ना। सरना कोड क्या है? वो प्रकृति को पूजते हैं, तो प्रकृति के प्रति उनका लगाव है ज़्यादा। तो वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं इसीलिए। ठीक है, समुदाय में साझा संसाधनों का उपयोग, जैसे गांव में कुआं होता है ना, एक कुआं है, सभी लोग पानी भर रहे हैं, तो इस तरीके की जो वैल्यू सिस्टम है वहाँ पे, कि समुदाय में साझा संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, सब मिलजुल कर जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके के एथिक्स वहाँ जन्म लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर समझ में आया कैसे सोसाइटल एथिक्स बना रहा है? कि प्रकृति का सम्मान करना, ज़मीन का आदर करो। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा की ज़मीन है, आई कैन नॉट लिव इट है, इस तरीके की आवाज़ सुना देते होंगे। तो ये यहीं से आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान के बिश्नोई समुदाय जो है, आप देखेंगे कि उनमें पेड़ काटना पाप माना जाता है। क्यों माना जाता है ऐसा? क्योंकि उनकी आर्थिक गतिविधियाँ प्राकृतिक संतुलन पर टिकी होती है। गाय, भैंस, बकरी, इन सब को जो है वो अपने आर्थिक गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं उनका, इसलिए उनका पूरा सम्मान करते हैं वो। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सुना ही होगा। बस क्या सलमान खान को मारने के लिए क्या वो तर्क देता है कि इसने जो है उस हिरण को मारा था, वो हमारा पवित्र जो है मानने जाना जानवर था, इसने उसको मारा है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या दिखा रहा है ये? उस जानवर के प्रति जो इनका प्रेम था बहुत ज़्यादा इन लोगों का। ठीक है, तो प्रकृति को ये पूजते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे तो यहाँ का नैतिकता क्या होगा कि इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। परिश्रम का जो मूल्य होता है, मेहनत का मूल्य, समान वेतन, मजदूरों का सम्मान। समझ में आया? इस पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इसमें होती है ज़्यादा, मशीनों से चीज़ें बनते हैं यहाँ पे। तो मेहनत से कमाई की इज्जत होती है, जो मेहनत से कमाते हैं उनकी इज्जत होती है। श्रमिकों का शोषण न हो, इस पर फोकस होता है। ऐसी नैतिक सोच जन्म लेती है। समय, अनुशासन, गुणवत्ता, इस तरीके के नैतिक रूप जन्म लेते हैं। क्वालिटी पे फोकस करेंगे कि जो भी बने क्वालिटी वाला बने, हमारा साख मजबूत हो, इस तरीके का। उदाहरण के लिए टाटा स्टील जैसी कंपनियों में मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा, स्कूल, मकान दिए जाते हैं, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है। समझ में आया? टाटा ग्रुप अभी गुजर गए, वो जो मेन हेड थे उनके। तो ये टाटा स्टील में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। स्वास्थ्य बीमा दिए जाते हैं बच्चों, जो वहाँ पे काम वर्कर्स होते हैं उनको, उनके बच्चों को स्कूल दिया जाता है, अच्छे स्कूल में डाला जाता है उनको। मकान दिए जाते हैं उनको कि ढंग से सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारे लोग हैं। ऐसी भावना जन्म लेती है। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, किस तरीके की नैतिकता जन्म लेती है? सेवा भावना। सर्विस सेक्टर, सेवा भावना, गोपनीयता पर ज़्यादा फोकस होता है, ईमानदारी पे ज़्यादा फोकस करते हैं ये। इसमें किस तरीके की सेवाएं मिलेंगी आपको? बैंक वाले, शिक्षक वाले, डॉक्टर वाले, आईटी इंजीनियर होते हैं, ये सब सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं। आप शिक्षक पढ़ाता है, बैंक सर्विस देता है आपको, बैंक की सुविधाएं, आप जाते हैं, आपको कौन सा अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट खोलना है, रिकरिंग अकाउंट खोलना है, आपको डिपॉजिट करना है, वो सारे सर्विसेज वो देते हैं। तो यहाँ नैतिकता किस तरह की होती है? ग्राहक से ईमानदारी। ठीक है, रोगी का जो है सच्ची सेवा करना, उसको तकलीफ न देना, डॉक्टर की होती है। डेटा की गोपनीयता बरकरार रखना होता है ना, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। हम अपने किसी भी कंज्यूमर का जो है आपको डेटा नहीं देंगे, ये हमारी पॉलिसी है। तो समाज में जो है एक ट्रस्ट बनाए रखता है, ट्रस्ट बनाए रखने के वैल्यूज़ पे फोकस करेंगे ये। टर्सरी सेक्टर में इस तरीके की भावना जन्म लेती है। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था? अभी हम क्या पढ़ रहे थे? ये इकोनॉमिक्स फैक्टर्स पढ़े हमने। अभी आर्थिक कारक,
फिर उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी जिनके पास आमदनी ज़्यादा होती कम होती। फिर हमने प्राइमरी सेक्टर देखा कि किस तरीके से ये जम ठीक करती है, और फिर सेकेंडरी सेक्टर देखा ये कैसे एथिक्स बनाते हैं, सोसाइटल एथिक्स। और ये टर्सरी सेक्टर ये किस तरीके के। अब हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है अभी तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शुरू से पढ़ते हैं कि होमोजीनस पॉपुलेशन पढ़ा हमने कि होमोजीनस पॉपुलेशन में सोसाइटल एथिक्स किस तरीके से बनते हैं। हेट्रोजीनस पॉपुलेशन में किस तरीके के सोसाइटल एथिक्स होंगे ये पढ़ा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जाना कि क्या है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, इस पे फोकस किया हमने। फिर हमने पढ़ा कि मान लीजिए जब रिसोर्स जो है ज़्यादा हो तो क्या होगा, रिसोर्स कम होगा तो क्या होगा, रिसोर्स को लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कनेक्ट किया, समझ में आया। फिर उसके बाद हमने किस पे फोकस किया कि हमने जो है ये देखा कि जो आर्थिक कारक हैं वो कैसे सोसाइटल एथिक्स बना रहे हैं। फिर हमने जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो 3 सेक्टर हैं उनको कनेक्ट किया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो कैसे सोसाइटल एथिक्स किस तरीके के वहाँ पे होते हैं इन सब सारे सेक्टर्स में, कैसे वैल्यूज़ को वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक ये देखा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ। ये सारे टूल्स हैं, आप गौर करेंगे तो ये फंडामेंटल है सब। प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी, सेकेंडरी, ये सब टूल्स हैं। होमोजीनस सोसाइटी पहले से एग्जिस्ट करती है, हेट्रोजीनस सोसाइटी पहले से एग्जिस्ट करती है। मैं बस ये टूल्स आपको दे रहा हूँ कि अब जब भी ये क्लास पूरी तरीके से एथिक्स की ख़त्म हो जाए तो आपको किसी पे डिपेंड न रहना पड़े। आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अनुमान लगा के अपने से एनालिसिस करने लगेंगे। और इन सब का शॉर्ट नोट, जैसे पूरा नहीं लिखना है, वर्ड्स लिखने हैं केवल। जैसे होमोजीनस सोसाइटी आपने लिखा, हेडिंग होमोजीनस सोसाइटी, फिर आगे एक एग्जांपल ले लिया, होमोजीनस का क्या होगा, जापान, बस एक एग्जांपल जापान। फिर आगे और एक एरो बना देंगे 2-3, क्या होते, कैसे मूल्य होते हैं, ये मूल्य होते हैं, बस इतना ही, यही है। इतना बल्क में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। शॉर्ट नोट्स हाथ में होंगे, आपको बस उसमें एग्जांपल इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपको अभी जितने एग्जांपल दिए हैं उतना तो है ही, लेकिन आपको और एग्जांपल चाहिए तो आप फोकस करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल पे। जैसे न्यूज़पेपर में बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, अब तो चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करें। नेट पे सर्च, सीधा जाएं उस पर, नेट पे सर्च करें कि ये टॉपिक है, इससे कोई इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या इस तरीके का कोई एग्जांपल है तो मुझे दो, वो तुरंत निकाल के दे देगा। उसको आप बस 1-2 एग्जांपल नोट कर लेना है, बस समझ लेना क्या है। समझ में आया? तो मैं टूल्स दे रहा हूँ आपको, अब जो भी एआई टूल्स आ रहे हैं उससे दूरी मत बनाइए, पढ़ाई में उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा 17वीं क्लास। अब कल हम बात और करेंगे इसको आगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। धन्यवाद।